आज मैं लेकर आई हूँ नागपंचमी स्पेशल गेहूं की खीर और साथ ही साथ स्टीम वाले कानुले। ये मराठवाड़े में बहुत ही फेमस है और नागपंचमी में इसे बनाया ही जाता है। तो आज मैं एकदम ट्रेडिशनल रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में ये बहुत ही लाजवाब लगता है। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू कर देते हैं। गेहूं की खीर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप दलिया। तो ये देखिए यहाँ पे ये दलिया मतलब जो गेहूं रहता है उसका ही कोर्स पाउडर में इसे पीस लिया होता है और मराठी में इसे गदग रवा बोलते हैं। तो नॉर्मली गेहूं की खीर तो ऐसे गेहूं से बनती है, तो यहाँ पे इसे मराठवाड़े में जोड़ गेहूं बोलते हैं। ये स्पेशली खीर के ही गेहूं रहते हैं, तो लेकिन इसे बनाने में ज्यादा समय लगता है, तो इसलिए यहाँ पे हम झटपट से बनने वाली गेहूं की खीर बना रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम दलिया का इस्तेमाल करने वाले है। तो सबसे पहले हम इस दलिया को वॉश कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है। अब इस बाउल में हम ये दलिया को डाल देते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं पानी और इसे 1 से 2 बार अच्छे से वॉश कर लेते हैं ताकि इसमें जो भी डस्ट और इम्प्योरिटीज रहेगा वो पूरी तरीके से निकल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमें इस तरीके से 1 से 2 बार पानी से वॉश कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पानी है वो कितना क्लाउडी दिखने लगा है। तो जब तक यहाँ पे एक क्लियर वाटर आ जाता है तब तक हम यहाँ पे इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। तो इस पानी को हम फेंक देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है और इसका पानी भी पूरा निकाल दिया है। तो अब चलते हैं इसके अगले प्रोसेस में। खीर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है। इसे अच्छे से गर्म कर लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। और जैसे ही यहाँ पे अच्छे से गर्म हो जाता है तो इसमें हम डाल देते हैं 1.5 चम्मच घी। घी से टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से खीर बहुत ही टेस्टी लगता है। और घी को भी हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे घी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इसमें हम डाल देते हैं वॉश किया हुआ दलिया। दलिया को घी में रोस्ट करने से इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब लगता है। तो हमें यहाँ पे इसे मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दलिया है वो दिखने में थोड़ा सा मॉइस्ट दिखने लगा है, मतलब है एक दूसरे से चिपकने लगा है। जब भी हम इसे रोस्ट करते हैं तो एकदम खिला खिला दिखता है और इसका कलर भी चेंज हो जाता है। तब तक हमें यहाँ पे इसे अच्छे से रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करने से खीर एकदम लाजवाब लगता है। तो याद रहे कि हमें यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे ही इसे रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मुझे भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दलिया है एकदम खिला खिला दिखने लगा है और इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे दलिया अच्छे से भून चुका है। तो इसमें हम डाल देते हैं पानी। तो हमें यहाँ पे 4 गुना पानी डाल देना है, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 कटोरी दलिया का इस्तेमाल किया था। तो हमें यहाँ पे 4 कटोरी पानी डाल देना है। तो हमें यहाँ पे रेशो याद रखना है कि 1:4, मतलब 1 कटोरी दलिया रहा तो 4 कटोरी हमें पानी डाल देना है। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैंने 4 कटोरी पानी डाल दिया है। तो इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे इसे बस पानी के साथ ही अच्छे से पका लेना है। इसकी बाकी की चीजें हम बाद में डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम यहाँ पे प्रेशर कुकर का ढक्कन अच्छे से लगा देते हैं और इसे मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 सीटी आने तक पका लेते हैं। जब तक यहाँ पे ये दलिया पकता है तब तक हम यहाँ पे कानुले का आटा गूंद लेते हैं। स्टीम कानुले बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। तो इसे हम एक बाउल में डाल देते हैं और इसमें ही हम डाल देते हैं स्वाद अनुसार नमक, यानी आधी छोटी चम्मच नमक डाल देना है। आधी छोटी चम्मच घी डाल देते हैं। घी डालने से जो कानुले बनेंगे वो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब हम यहाँ पे इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है और हमें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देना है और इसका एक सॉफ्ट डो बनाकर तैयार कर लेना है। जैसे हम नॉर्मली चपाती के लिए आटा गूंथते हैं ना, सेम उसी तरीके से आटा हमें यहाँ पे बनाकर तैयार कर लेना है। तो याद रहे कि हमें यहाँ पे ज्यादा पतला या फिर ज्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आटे को अच्छे से गूंद कर तैयार कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि ना ही ज्यादा सॉफ्ट आटा है और ना ही ज्यादा हार्ड है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे आटे को अच्छे से गूंद कर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आटा हमें यहाँ पे परफेक्टली गूंद कर तैयार कर लेना है। अब हम यहाँ पे इसे कवर कर देते हैं और इसे 10 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं खीर में डालने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर, 2 चम्मच काजू को बारीक चॉप कर लिया है और यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच पिस्ता, 2 चम्मच बादाम लिया है। इसे यहाँ पे मैंने इस तरीके से बारीक चॉप कर दिया है। आपको जिस तरीके से चॉप करना है आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 सीटी हो चुके हैं और प्रेशर कुकर भी हमारा पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है। इसका कबाब भी निकल चुका है। तो हम यहाँ पे इसे सावधानी से निकाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा दलिया परफेक्टली पक चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको चेक करके भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा दलिया परफेक्टली पक चुका है और यहाँ पे एकदम सॉफ्ट भी है। अगर आपका दलिया नहीं पका तो आप यहाँ पे 1-2 सीटी और लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो दलिया है दिखने में थोड़ा सा पतला दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे खीर बनने के बाद ठंडा हो जाता है तो वैसे ही ये गाढ़ा बनना स्टार्ट हो जाता है। तो अब इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं चीनी। तो यहाँ पे हमें 1 कप दलिया के लिए 2 कटोरी हमें यहाँ पे चीनी डाल देना है, या फिर मीठा कम ज्यादा आप अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्राउन शुगर का इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है।
तो यहाँ पे मैंने अभी तक गैस को ऑन नहीं किया है। जब तक यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो जाता है तो उसके बाद ही यहाँ पे हमें गैस को ऑन कर देना है। अब इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं इलायची। तो इसमें थोड़ा सा पानी गिर गया था, तो यहाँ पे मैंने पानी के साथ ही इलायची पाउडर डाल दिया है। इसे अच्छे से करते हैं मिक्स। और जैसे यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो जाता है तो इसके बाद हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक तड़का पैन लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच घी, और घी को हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं चॉप किया हुआ ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम पिस्ता को हम यहाँ पे एक साथ में ही डाल देते हैं। और इसी के साथ इसमें मैं थोड़े से चारोई डाल देती हूँ। अगर आपके पास है तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इन सबको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो हमें यहाँ पे इसे 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है, या फिर तब तक फ्राई करें जब तक जो काजू है इसके ऊपर हल्का ब्राउन कलर दिखे। वैसे तो खीर में ताज़ा नारियल का भी यूज़ किया जाता है। अभी मेरे पास नहीं था तो इसलिए यहाँ पे मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालें, उससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए इसे अच्छे से भून लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे ड्राई फ्रूट्स कितना परफेक्टली भून चुका है, और इसमें से खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आने लगा है। तो हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और इसे तुरंत ले चलते हैं खीर की तरफ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को खीर में अच्छे से डाल दिया है, और इस स्टेज पे हमें गैस को ऑन कर देना है और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे रखना है। और हम यहाँ पे ड्राई फ्रूट को भी अच्छे से मिला लेते हैं, और इसे हमें यहाँ पे 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पका लेना है लो टू मीडियम फ्लेम पे, ताकि दलिया और ब्राउन शुगर अच्छे से मिक्स हो जाए और इसका एक बढ़िया सा फ्लेवर उतर जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खीर अभी भी पतला दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, ये पकने के बाद या फिर ये थोड़ा सा ठंडा हो जाने के बाद और भी गाढ़ा बनता है। तो हमें यहाँ पे इसे ऐसे ही 3 से 4 मिनट तक पका लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे 4 मिनट हो चुका है, और यहाँ पे हमारा जो दलिया का खीर है वो परफेक्टली बनकर तैयार है। और इसका कलर भी आप देख सकते हैं कि दिखने में कितना परफेक्टली दिखने लगा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो खीर है थोड़ा सा गाढ़ा बन चुका है, और ये ठंडा हो जाने के बाद और भी गाढ़ा बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे ये टेस्टी दलिया का खीर परफेक्टली बनकर तैयार है। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें खसखस डाल सकते हैं, यानी पॉपी सीड्स भी डाल सकते हैं। इससे भी इसका एक फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ पे हमारा खीर परफेक्टली बनकर तैयार है। तो हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं और अब चलते हैं कानोले बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे कवर निकाल देते हैं और इसे एक बार अच्छे से गूंद लेते हैं, ताकि जो आटा है और भी थोड़ा सा चिकना हो जाए। तो आप इस स्टेज पे चाहिए तो इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने घी का इस्तेमाल नहीं किया है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे 1 मिनट तक अच्छे से गूंद लेना है। अब हम यहाँ पे इसके छोटे छोटे पेड़ी बनाकर तैयार कर लेते हैं। जैसे हम नॉर्मली चपाती के लिए लुई लेते हैं ना, उतना ही हमें यहाँ पे लुई बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे 4 लुई बनाकर तैयार कर लिया है। तो हम इसे साइड में रख देते हैं और हम यहाँ पे 1 लुई लेते हैं और इसे अच्छे से हाथों पे रख के गोल कर देते हैं इस तरीके से, और इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डाल देते हैं। इसे अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं इस तरीके से, और हमें यहाँ पे इसे अच्छे से बेल लेना है। तो हम यहाँ पे जैसे नॉर्मली चपाती बेलते हैं उस तरीके से हमें यहाँ पे पतला बेल लेना है। अगर यहाँ पे आप चपाती थोड़ी सी मोटी बेलते हैं तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ये जो कनोला है इसे थोड़ा सा पतला ही बेल लेना है। तो जितना पतला बेलना है ये यहाँ पे आपको मैं दिखा देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने चपाती को अच्छे से पतला रोल कर दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे हमें इस तरीके से एकदम पतला इसे बेल लेना है, मतलब इतना भी ज्यादा पतला नहीं बेलना है। इसी तरीके से हमें यहाँ पे इसे पतला बेल लेना है। तो अब हम क्या करते हैं ना, इसके ऊपर अच्छे से घी लगा देते हैं। आप चाहे तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से कनोले बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने घी को थोड़ा सा डाल दिया है और इसे अच्छे से हाथों से स्प्रेड कर देते हैं। आप चाहे तो ब्रश से भी स्प्रेड कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे पूरे चपाती के ऊपर अच्छे से घी को स्प्रेड कर देना है। घी को अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब हम यहाँ पे इसे हाफ फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से, और फिर से जो हाफ फोल्ड किया है इसके ऊपर हम फिर से थोड़ा सा घी लगा देते हैं। तो इसे भी हम हल्के हाथों से स्प्रेड कर देते हैं। याद रहे कि हमें यहाँ पे इसे ज्यादा प्रेस करके घी नहीं लगाना है, बस इसे हल्के हाथों से ही लगा देना है। और फिर से हमें यहाँ पे इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेना है और इसे हमें यहाँ पे ट्रायंगल शेप में बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा एक कानोला बनकर तैयार है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे दूसरा कानोला बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूसरा लुई लिया है, इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क दिया है। आप चाहे तो इसे तेल या घी से भी बना सकते हैं, और इसे हम अच्छे से पतला बेल लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसे पतला रोल कर दिया है। अब इसके ऊपर घी डाल देते हैं और घी को भी अच्छे से स्प्रेड कर देते हैं इस तरीके से। अब हम यहाँ पे इसे फोल्ड कर लेते हैं आधा इस तरीके से, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसके ऊपर भी हम घी लगा देते हैं और घी को भी हल्के हाथों से स्प्रेड कर देते हैं इस तरीके से।
और फिर से हमें यहाँ पे इसे आधा फोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से हमारा ये ट्रायंगुलर शेप में 2 कानोले बनकर तैयार हो गया है। या फिर आप चाहे तो थोड़ा सा आटा लेके ऐसे ओवल शेप में इसे बेल लेना है। तो हमें यहाँ पे इसे पतला ही बेल लेना है इस तरीके से, और इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा देना है। और हमें यहाँ पे इसे बस 2 फोल्ड में ही इसे बनाकर तैयार कर लेना है। आप चाहे तो पूरा चपाती बेल कर इसे बना सकते हैं, या फिर आप चाहे तो सिंपली इसे 2 पार्ट में इसे फोल्ड करके भी बना सकते हैं। जो आपको इजी लगे आप उस तरीके से इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे कानोले को बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब चलते हैं इसे स्टीम करने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने पानी को पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है। तो अब इसमें हम स्ट्रेनर रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसे पहले से ही तेल अच्छे से लगा दिया है। अब इसमें कानोले को अच्छे से रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक साथ में ही सारे कानोले रख देती हूँ। अगर आपके पास इस तरीका स्ट्रेनर नहीं है तो आप भी यहाँ पे सिंपली प्लेट के ऊपर भी रख सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसे कवर कर देते हैं और 8 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पका लेते हैं। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं और हम यहाँ पे पैन का ढक्कन निकाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे जो कानोले एकदम परफेक्टली स्टीम हो चुके हैं। यहाँ पे ये परफेक्टली स्टीम हो चुके हैं कि नहीं, एक ऐसा पता करना है। तो यहाँ पे हमें कानोले के ऊपर हल्के हाथ लगा देना है। अगर यहाँ पे ये नहीं चिपक रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे कानोले परफेक्टली बनकर तैयार है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कानोले इसका लेयर परफेक्टली निकलना स्टार्ट हो चुका है, मतलब कानोले एकदम परफेक्टली स्टीम हो चुके हैं। अब गैस को बंद कर देना है और इसे बाहर निकाल देना है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे स्टीम वाले कानोले परफेक्टली बनकर तैयार है। तो अब चलते हैं इसकी प्लेटिंग करने के प्रोसेस में। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे सिंपल से कानोले बनकर तैयार है। तो आप इस नागपंचमी में इसे जरूर बनाकर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके सारे लेयर्स परफेक्टली निकल कर आ चुके हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे खीर के साथ खा सकते हैं तो, या फिर आप इसे सिंपली दाल के साथ भी खा सकते हैं, नहीं तो आप इसे खीर के साथ भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही जबरदस्त लगता है। और यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं खीर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो खीर है थोड़ी सी गाढ़ी बन चुकी है। तो हम यहाँ पे खीर को अच्छे से डाल देते हैं और हमें यहाँ पे जब सर्व करना होता है तभी हमें यहाँ पे इसके ऊपर दूध डालना होता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया है। जितना आपको पसंद है आप उतना डाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। बस आप इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल के खाओ, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा सिंपल सा खीर बनकर तैयार है और साथ में ही कानोले बनकर तैयार है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी डाल देते हैं ताकि दिखने में और भी लाजवाब दिखे। अगर आपको आज की मेरी ये सिंपल सी नागपंचमी स्पेशल रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में ही नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए।